है उसमें आ चुका है। पर एक औपचारिकता के तौर पर मैं आपका परिचय दे देता हूँ। आप लंबे अरसे से पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही हैं और भोपाल स्थित मुस्कान संस्था से आपने अपनी प्रोफेशनल लाइफ शुरुआत की थी और अभी वर्तमान में एकलव्य फाउंडेशन के प्रकाशन कार्यक्रम के साथ बतौर सहायक संपादक जुड़ी हुई हैं और लाइब्रेरी से दोस्ती कोर्स में प्रशिक्षक के तौर पर काम कर रही हैं। आपकी महत्वपूर्ण बात यह है कि आपकी जो कहानी है नरम गरम दोस्ती, उसको रूम ट्री द्वारा बाल साहित्य पुरस्कार मिल चुका है और यह कहानी मुस्कान द्वारा प्रकाशित की गई थी। तो हम पहले नीतू जी को सुनते हैं। फॉर्मेट ये रख सकते हैं कि कहानी सुनते हैं, उस कहानी पर थोड़ी सी 10 मिनट बातचीत करते हैं, वरना क्या 3 कहानी लगातार सुनेंगे तो एक दूसरे में मिक्स होने का काफी चांस रहेगा। तो जो कहानी सुनते चलते हैं उस पर बात करते चलते हैं और फाइनली जब तीनों से सुन लेंगे तो एक बार समग्र बातचीत और कर लेंगे जी। तो बताइए सब लोग। अनिल जी ठीक रहेगा? तो ये मेरी दूसरी ही कहानी है और इस कहानी के माध्यम से मैंने प्रयास किया है बच्चों के लिए बायोग्राफी को थोड़ा क्रिएटिव तरीके से, रचनात्मक तरीके से लिखने का। और साथ ही ये कहानी एक ऐसा प्रयास भी है कि वो बच्चे जो आमतौर पर बाल साहित्य में नजर नहीं आते, उनको साहित्य में स्पेस देने का। तो मैं शुरू करती हूँ। तो ये कहानी एक बैकग्राउंड से शुरू होती है, फिर धीरे धीरे एक जीवनी के साथ एक और कहानी उभरती सी आपको दिखेगी। तो मैं शुरू करती हूँ। हाँ, मैं कुछ भूल गई थी। मैं ये भी बता दूं कि ये कहानी रूम टू रीड से प्रकाशित है और ये एक चित्र पुस्तक है और इसके चित्रकार हैं भार्गव कुमार कुलकर्णी। तो कहानी का नाम नीतू, मैं ये भी जोड़ना चाहूंगा कि पराग ऑनर लिस्ट 2025 में ये किताब शामिल हुई है, तो उसकी बहुत बधाई नीतू आपको जो है। और उत्कृष्ट साहित्य की जो सूची होती है पराग ऑनर लिस्ट, तो सभी की तरफ से है ना, हम सभी की तरफ से बधाई आपको। आप सभी का शुक्रिया बहुत बहुत। तो कहानी का नाम है पातरूट का लक्ष्या। कौन है लक्ष्मण गायकवाड़। एक रात महाराष्ट्र राज्य के धने गांव में सब गहरी नींद में सो रहे थे, कुछ झोपड़ी के अंदर, कुछ बाहर। अचानक एक जीप रुकी। टोई टोई की आवाज से पूरा गांव गूंजने लगा। धड़ धड़ 4 वर्दी वाले उतरे, धड़धड़ाते हुए झोपड़ी में घुसने लगे। झोपड़ी बस इतनी ऊंची थी कि झुककर ही भीतर जाया जा सकता था। वे अंदर बाहर सोए हुए लोगों को ठोकरें मारते हुए उठा रहे थे। पल भर में रात का सन्नाटा शोर में बदल गया। लोग गिड़गिड़ा रहे थे, हमें क्यों मार रहे हो, हमने क्या किया है। लेकिन वर्दी वाले बस चिल्लाते रहे, बताओ चोरी का माल कहाँ छुपाया है, तुम चोर लोग कभी नहीं सुधरोगे, तुम्हारी जात ही ऐसी है। अंदर बाहर हर जगह तलाशने के बाद एक 15-16 साल के लड़के को खींचकर जीप में डाल दिया। धुंडाबाई का मंगलसूत्र और घर के 2-4 जर्मन के बर्तन जीप में भर दिए। घर वाले कहते रहे, ये तो हमारा सामान है साहब, इसे क्यों ले जा रहे हो, लड़के को छुड़ाना है तो कल 200 रुपए लेकर आ जाना। कहते हुए फुर्र से जीप रवाना हो गई। सबकी आंखों में आंसू भरे थे। धुंडाबाई माथे पर हाथ रखे बड़बड़ा रही थी, 200 रुपए कहाँ से आएंगे। कभी घर के बर्तन टटोलती, कभी साड़ी का पल्लू। कहीं से भी 4 आने तक ना मिले। आंसू पोंछते हुए वह आंगन में बंधी 2 बकरियां खोलकर गांव की तरफ निकल गई। 5 बरस का लक्ष्या पूछ रहा था, चोरी तो दादा करता है, तो बाकी सबको क्यों मारा। दादा तो कई दिनों से घर भी नहीं आया, माँ को क्यों मारा। ताता, वो हमारी जात को चोर क्यों कह रहे थे। आंखों में आंसू भरे ताता बोला, हम चोर नहीं थे, हम चोर नहीं थे। कहते कहते जैसे वह किसी सपने में खो गया। हम जंगल के राजा थे, हमारे दादा परदादा पत्थर के भाले बनाते, तीर बनाते, तीतर, बटेर और हिरण क्या शेर तक का शिकार करते थे। 1871 में अंग्रेज सरकार ने हमारी जाति पर कानून लगाकर हमें चोर बना दिया। इस काले कानून ने हमसे हमारा जंगल छीन लिया। तो अब कहानी का अगला हिस्सा शुरू होता है। आज स्कूल की तरफ से हम एक कार्यक्रम में जाने वाले थे। दीदी बता रही थी कि वहाँ कोई लेखक आएंगे। मेरे मन में बड़ी हलचल हो रही थी। वो कौन होंगे,
हमें क्या बताएंगे? राहुल बोल रहा था वो मुंबई के हैं। सावनी कह रही थी कि वो हमें कहानी सुनाएंगे। कार्यक्रम में पहुंचे तो वहां हमने देखा नीला सिल्क का कुर्ता पहने और नेहरू जैकेट पहने करीब 60-62 साल के एक बुजुर्ग आगे की कुर्सी पर बैठे थे। उन्होंने जो बोला वह सुनकर तो मैं हैरान ही रह गया। वो बोल रहे थे, मेरा जन्म 1956 में एक गरीब परिवार में हुआ। हमारे पास न घर था न जमीन। लोग हमें चौर जाति का कहते। कोई हमें काम नहीं देता। अपने बच्चों को कैसे पालते? पेट भरने के लिए चोरी करते थे। क्या चोरी करना आसान काम था? नहीं। इसमें एक सिपाही डॉक्टर इंजीनियर बनने जितनी ही मेहनत लगती थी। हमारी बिरादरी में अलग अलग तजुर्बेदार शिक्षक थे। खिस्तक मतने, चप्पल मुट्टल, पड्ड घालने, उठेवार, सबकी अपनी अपनी तकनीक होती थी। 8-10 साल की उम्र से ही बच्चे शिक्षकों के साथ निकल पड़ते। वे उनको कड़ी ट्रेनिंग देते, बुरी तरह पीटते भी, ताकि मार खाने पर कोई मुंह ना खोले। देश की आज़ादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने 1952 में हमें विमुक्त जाति का नाम दिया। पर क्या विमुक्त हो जाने से हमारे हालात बदले? हमें रोजगार मिला? आज भी हमारे लोग भीख मांगते हैं, चोरी करके जीवन चलाते हैं। चोरी कौन नहीं करता? अफसर भी घूस लेता है, लेकिन उनकी सभी इज्जत करते हैं। ये भी तो चोरी है। मगर हमारे लिए कोई सम्मान कहाँ? सम्मान तो तभी मिलेगा जब हम शिक्षित होंगे, साथ जुड़ेंगे, अपने अधिकारों को समझेंगे, अपना संघर्ष पूरी दुनिया के सामने लाएंगे। इसलिए मैं अपनी और अपने लोगों की कहानियां लिखता हूँ, उनके सम्मान के लिए लड़ता हूँ। इनकी कहानी तो कुछ कुछ हमारे जैसी है, सावनी ने कहा। क्या ये हमारी जात के हैं? मैं हैरान होकर बोल पड़ा। ऐसा लगता तो मुझे भी है, लेकिन इन मार्सों को देखकर दिल नहीं मानता, संजना ने कहा। हमारी बातें सुनकर दीदी बोली, कल हम उनसे मिलने वाले हैं, पूछ लेना। लक्ष्मण जी से एक मुलाकात। अगले दिन लक्ष्मण सर हमारे स्कूल में आए। मैं और मेरे दोस्त मन में कई सवाल लिए बैठे थे। नमस्ते सर, हम सब ने एक साथ बोला। उन्होंने हम सबसे हाथ मिलाया। मैंने पहली बार किसी लेखक से हाथ मिलाया था। वह हमारे बीच बैठकर बातें करने लगे। फिर क्या था, बच्चों के सवाल, लक्ष्मण सर के जवाबों का सिलसिला चल पड़ा। आपके घर में कौन कौन है? आपके परिवार में तो सब पढ़े लिखे होंगे। मैंने भी धीमी आवाज में पूछ लिया, क्या आप भारतीय हो? लक्ष्मण सर मुस्कुराए और बोले, महाराष्ट्र में हमारी जाति के कई नाम हैं, पाथरूट, टकारी, उछले, कुछ इलाकों में पारधी भी कहते हैं। हमारे घर के हालात ऐसे नहीं थे कि सभी बच्चों को स्कूल भेज पाते। बाबा को लगता कि घर का एक बच्चा पढ़ लिख जाए। मैं सबसे छोटा था और सबका लाडला भी, इसीलिए गांव के सरकारी स्कूल में मेरा नाम लिखवा दिया। स्कूल में सब साफ सुथरे होकर आते, एक मैं ही गंदा आता। मेले कपड़े, बिखरे बाल। गुरुजी मुझे रोज नहाने को कहते। पीने का पानी ही मुश्किल से मिलता तो नहाता कहाँ से? बच्चे मुझे चिढ़ाते और कहते, पात रूट का लक्ष्य आया, लक्ष्य ताता केकड़े खाता। मन करता स्कूल से भाग जाऊं, पर बाबा मेरी एक ना सुनते, मुझे रोज स्कूल भेज देते। लक्ष्मण सर की बातें सुनकर सब बच्चों के चेहरे पे आश्चर्य था। उनके मुंह खुले और आंखें लक्ष्मण सर पे डटी। और मैं तो अपने पुराने स्कूल पहुंच चुका था। उस स्कूल में पहले दिन मेरे साथ जो हुआ वो अब दोबारा मेरी आंखों के सामने था। एक टीचर बोल रही थी, तेरी स्कूल ड्रेस कहाँ है रे? नहाकर क्यों नहीं आया? हमारे पड़ोसी मोहल्ले का लड़का बोल रहा था, मैडम ये पारधी है, ये लोग नहाते नहीं है। इतना कहने पर सब हंसने लगे। अपने पुराने के स्कूल के बारे में सोचकर मैं तो आज भी उदास हो जाता हूँ। लक्ष्मण सर अपनी कहानी आगे बढ़ा रहे थे। मुझे स्कूल गए कुछ ही दिन हुए थे। अचानक हमारी बिरादरी के छोटे बच्चे उल्टी दस्त से बीमार पड़ गए। बिरादरी के सब लोग बाबा से लड़ने लगे। बोले, ये येल्लम्मा माँ का प्रकोप है। हमारी जाति से आज तक कोई स्कूल नहीं गया। लक्ष्या को स्कूल भेजकर तुमने जाति का नियम तोड़ा है। मजबूरन बाबा मेरा नाम कटवाने चले गए।
तो मेरे गुरुजी ने लोगों को समझाया, गांव में डॉक्टर बुलवाकर सबको दवा दिलवाई। इस तरह स्कूल से मेरा नाम कटते-कटते बचा। लक्ष्मण जी की बात सुन के संजना मुझसे कहने लगी, याद है मंगल के दिन हमको भी तो पंडित ने भगा दिया था। लेकिन मैं तो अपने पुराने स्कूल के अनुभव में ही कहीं फंसा था। अनजाने मेरी आंखों से आंसू टपकने लगे। जब मैं ख्यालों से बाहर आया तो सब चुपचाप मेरी तरफ देख रहे थे। लक्ष्मण सर ने मुझे अपने पास बुलाया और पूछा, क्या हुआ? मैंने बताया कि मेरा पुराना स्कूल भी कुछ ऐसा ही था, वहाँ सब मुझसे चिढ़ते थे, तो मैंने परेशान होकर स्कूल ही छोड़ दिया। सर, आपको भी तो बच्चे बुरा बुरा कहते हैं, फिर कैसे आप इतना आगे तक पढ़ पाए? मैंने पूछा। लक्ष्मण सर बोले, हाँ बुरा तो बहुत लगता था, पर मुझे तो हर हाल में पढ़ना था। फिर जब गुरुजी मुझे लिखना पढ़ना सिखाते तो मुझे अच्छा भी लगता। घर जाकर मैं पहाड़े सुनाता, जनगण मन तेज आवाज में गाता, तो बाबा भी खुश होते। धीरे धीरे स्कूल की आदत हो गई। बच्चों के चिढ़ाने पर मैं ध्यान ही नहीं देता। चौथी कक्षा की पढ़ाई पूरी करने के बाद मैं पास के ही बाभल गांव में आगे की पढ़ाई के लिए जाने लगा। पढ़ने के साथ साथ स्कूल में होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी मैं भाग लेता, भाषण देता। सोचता मैं इतना अच्छा बोलूं कि सब बोले, पाथरूट का लड़का क्या भाषण देता है। और ऐसा हुआ भी। भाषण देने पर मुझे पहले दर्जे के पुरस्कार मिलने लगे। जब भी कोई भाषण प्रतियोगिता होती तो छोटी कक्षा में होने के बावजूद मुझको जरूर बुलाया जाता। मेरे कुछ दोस्त भी बन गए थे। फिर मुझे कोई पाथरूट का लक्ष्य कहकर नहीं बुलाता, सब कहते लक्ष्मण। उन दिनों जब मैं महात्मा गांधी को पढ़ता, उनके विचारों को समझता, तो मन में कई सवाल उठने लगते। मैं सोचता, मेरी और मेरे जैसे बच्चों की हालत आज भी ऐसी ही है। हमारे पास पहनने को कपड़े क्यों नहीं? हमारी जाति के बच्चे स्कूल क्यों नहीं आते? आज भी लोग हमें अछूत क्यों मानते हैं? मंदिर से हमें बाहर क्यों भगा दिया जाता है? क्यों? महात्मा गांधी का सपना कब पूरा होगा? सोचता रहता, क्या करूं? कैसे सब ठीक होगा? एक दिन अपने सारे सवाल चिट्ठी में लिखकर मैंने देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को भेज दिए। मुझे लगा उनको तो सब जानते हैं तो उनका पता भी मालूम होगा, इसलिए बिना पते की चिट्ठी पोस्ट बॉक्स में डाल दी। बढ़ते हुए लक्ष्मण सर बोले, क्या पता मेरी बेपता चिट्ठी किसी को मिली भी होगी या नहीं। सब हंस पड़े, लेकिन मैं सोच रहा था, अगर वह चिट्ठी मंत्री जी को मिल जाती तो क्या होता? क्या वो लक्ष्मण सर के सवालों के जवाब देती? क्या कोई है जिसको मैं भी पत्र लिख सकता हूँ? क्या उसे कोई पढ़ेगा? लक्ष्मण सर से मिलने के बाद हमारे मन में और भी सवाल उठने लगे। उनके बारे में और भी बातें जानने का मन करता। मैं स्कूल में दीदी से उनके बारे में पूछता रहता। एक दिन दीदी एक किताब खरीद लाई। उस किताब का नाम था उचक्का। उन्होंने बताया कि यह किताब खुद लक्ष्मण सर ने लिखी है। दीदी ने किताब पढ़कर एक दिन बहुत चौंकाने वाला किस्सा सुनाया। पता है, कुछ सालों बाद लक्ष्मण सर ने स्कूल में पढ़ाई छोड़कर बहुत से काम किए। क्यों? मैंने पूछा। लक्ष्मण सर जब छोटे थे तो उनकी माँ गुजर गई। आगे की पढ़ाई के लिए वो बाबल गांव के बोर्डिंग स्कूल में रहने लगे, लेकिन उनके बाबा और भाई की हालत बहुत खराब रहने लगी। दीदी बता रही थी, परिवार का कोई और सदस्य उनकी जिम्मेदारी उठाने की हालत में नहीं था। भाई को भी कोई काम नहीं देता था। वह सड़कों पर पढ़ने लिए मांगता फिरता या भूखा ही पड़ा रहता। वह बाबा भी चौकीदारी करते करते थक चुके थे। लक्ष्मण सर को लगता कि उनको अब बाबा और भाई की जिम्मेदारी उठानी चाहिए। आखिरकार बीच में ही पढ़ाई छोड़कर वे काम की तलाश में जुट गए। पाव बेचे, केले बेचे और फिर किसी तरह सूत मिल में उनकी नौकरी लग गई। नौकरी के साथ साथ वो पढ़ाई भी करते। मिल में मजदूरों की हालत बहुत खराब थी। उनकी जरा जरा सी गलती पर पीटा जाता था। 5 मिनट देर हो जाती तो पूरे दिन का वेतन कटता। खाने की छुट्टी आधे घंटे की जगह सिर्फ 15 मिनट की होती। बीमारी में भी छुट्टी नहीं। मजदूरों की सुरक्षा और सुविधा जैसा तो कुछ था ही नहीं।
एक शिफ्ट का काम निपटाने के बाद जबरदस्ती मजदूरों को दूसरी शिफ्ट पर ले जाते। यह सब देखकर सवाल उनको फिर परेशान करने लगे। गरीबों की हालत ऐसी क्यों? उनके अधिकार क्यों छीने जाते हैं? मुझे तो कुछ करना चाहिए। मैं क्या करूं? फिर उन्होंने एक योजना बनाई। 1 मई महाराष्ट्र दिवस, जिसे कामगार दिवस के रूप में मनाया जाता है। उस दिन उन्होंने मजदूरों की सभा बुलाई। उन्होंने निर्णय लिया कि जब स्वतंत्रता दिवस के आयोजन में मालिक आएंगे, तब वे मजदूरों की परेशानियां उनके सामने रखेंगे। 14 अगस्त के दिन मिल में स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा था। तब लक्ष्मण सर ने एक जोरदार भाषण दिया। हमारा देश स्वतंत्र हो गया है। गांधी जी कहते थे, इस देश का गरीब आदमी सुखी हो जाना चाहिए, परंतु इस स्वतंत्र देश में आज भी मजदूरों के हालात वैसे ही हैं। उन्हें पीटा जाता है जैसे अंग्रेज पीटते थे। यह ठीक नहीं है। हम मजदूरों से आप चाहे जितना काम लीजिए, पर मैनेजर साहब, यह अत्याचार बंद कीजिए। उनकी आवाज में जोश था और चेहरे पे दर्द था। बोलते बोलते उनका गला भर आया था। दीदी मुस्कुराते हुए बोली। सभी मजदूरों की आंखें भी भर आई थी। चारों ओर तालियां गूंजने लगी, पर मैनेजर नाराज थे। उस दिन लक्ष्मण सर की नई पहचान बनी, यूनियन लीडर गायकवाड़। यहीं से उनके नेता बनने की शुरुआत हुई। दीदी की बातें सुनकर तो मैं सोच में ही पड़ गया। मैंने लक्ष्मण सर को अपना रोल मॉडल ही मान लिया। अगर वे मिल में काम करते थे, तो वो लेखक कैसे बने? मैं पहली बार उन जैसी हस्ती से मिला था। मैं बेचैन होकर फिर दीदी के पास पहुंच गया और पूछने लगा, वो मिल में काम करते थे, तो लेखक कैसे बने? क्या काम और लिखना एक साथ हो सकता है? दीदी ने फिर किताब से कुछ बातें पढ़कर बताई। जब लक्ष्मण सर यूनियन लीडर बने, तो उनकी जान पहचान एक नेता भगवान राव देशपांडे जी से हुई। वो उनको किताबें पढ़ने को लेते। इस दौरान उन्होंने खूब किताबें पढ़ी। मिल के मजदूर उनके पास कई छोटी बड़ी शिकायतें लेकर आते और वो शिकायतें बढ़ती ही जा रही थी। फिर एक बड़ी हड़ताल शुरू हुई। हड़ताल में दूसरी मिलों जितना वेतन, बोनस, ओवर टाइम और पक्की नौकरी की मांग की गई। हड़ताल 15 दिनों तक चली। मिल के 100% मजदूर उस हड़ताल में शामिल थे। दीदी ने आगे बताया, लक्ष्मण सर की शादी हो चुकी थी, 3 बच्चे भी थे। हड़ताल पर रहने से उनके घर की हालत बहुत खराब हो रही थी। ऐसे में उनकी पत्नी ने घर में किराना दुकान शुरू की। वो किराना दुकान चलाती, बच्चों और घर दोनों का ख्याल रखती। आखिरकार लक्ष्मण सर के नेतृत्व में हड़ताल कामयाब रही। मिल मालिकों ने उनकी मांगें स्वीकार कर ली, लेकिन लक्ष्मण सर पर मालिकों की नाराजगी तो बढ़नी ही थी और बढ़ती ही गई। आखिरकार एक दिन उन्हें मालिक ने ऑफिस में बुलाया और उनकी नौकरी चली गई। उनका मन वैसे भी नौकरी से हट रहा था। वो कुछ ऐसा करना चाहते थे जिससे लोगों की मदद कर पाए। उनको लगता कि उनके समुदाय के लोग पढ़ लिख जाएंगे तो उनकी हालत बदलेगी। आम स्कूल इन बच्चों की ज़रूरत को नहीं समझेंगे, इसलिए उन्होंने अपने समुदाय के बच्चों के लिए स्कूल खोलने का प्रयास किया, पर उन्हें उसके लिए ना आर्थिक मदद मिल पाई, ना ही वे पूरे दस्तावेज जुटा पाए। अनपढ़ों के गांव में भला ये सब कैसे हो पाता? यूनियन लीडर बन जाने से लक्ष्मण जी को हर कोई जानने लगा था, राजनेता भी। वे चाहते थे कि लक्ष्मण सर उनकी पार्टी में शामिल हो जाए। राजनीति से तो उनको निराशा ही मिली, लेकिन चुनाव प्रचार करते हुए और सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाते हुए वो कई तरह के लोगों से मिले और उनने सबसे बहुत कुछ सीखा। फिर सरकारी और गैर सरकारी संगठनों से जुड़कर दलित और वंचित लोगों के लिए वे काम करने लगे। गरीब दलितों पर अत्याचार की सूचना पाकर लक्ष्मण सर वहां पहुंच जाते। पुलिस केस हो या जाति भेद का मामला, वे लोगों की कानूनी लड़ाई लड़ने में मदद करते। पढ़े लिखे होने के कारण पुलिस क्या, बड़े अफसर तक उनकी बातें सुनते। ऐसे ही काम करते करते उनकी मुलाकात और फिर दोस्ती मधु काका कुलकर्णी जी से हुई। लक्ष्मण सर उनको अपने जीवन के किस्से सुनाते कि कैसे वो स्कूल गए, कैसे पुलिस ने काले खां पर झूठा केस बनाया, कैसे उन्होंने एक बड़ा मोर्चा निकाला।
मधु काका कहते, लक्ष्मण, तेरा एक एक अनुभव तेरी और तेरे जैसे लोगों की संघर्ष की कहानी है, तुम्हें इस बारे में लिखना चाहिए। उनकी प्रेरणा से लक्ष्मण सर ने कुचल्या में अपनी कहानी लिखी। मधु काका ने वह कहानी अपनी प्रेस में छपवा दी। इस किताब के चर्चे सभी जगह होने लगे। यहीं से उनकी लिखने की यात्रा शुरू हुई और आज लक्ष्मण सर एक बड़े उपन्यासकार के रूप में जाने जाते हैं और उनकी कई किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। अब ये कहानी का अंत है जो वापस उस बच्चे से खत्म होता है। तो लक्ष्मण सर की कहानी सुनकर मेरे मन में सिर्फ सवाल ही नहीं उठे, बल्कि मुझे उनके कुछ जवाब भी दिखने लगे। मैंने तय कर लिया था कि मैं भी खूब किताबें पढ़ूंगा और थोड़ा-थोड़ा लिखना भी शुरू कर दिया। अपनी सबसे पहली कविता दीदी से कहकर मैंने चिट्ठी में लिखकर लक्ष्मण सर को भिजवाई। उसकी कविता थी, जब सब बच्चे कंधे पर बस्ता लेकर स्कूल जाते हैं, तब हम कबाड़ भरी बोरी लेकर घूड़े-घूड़े फिरते हैं। लोहा, पन्नी, ढक्कन, बोतल आदि चुनते हैं। माल बेचकर पैसा लेते, आधा घर पे देते हैं। बच्चे आधे पैसे लेकर दीप होटल जाते हैं। पोहा, जलेबी या चाय समोसा खाते हैं। बहुत थके होते हैं, फिर भी स्कूल चले जाते हैं। तो ये कहानी थी। शुक्रिया। चीज़ें चलती रहती हैं। तो मुझे लगता है कि बाकी लोग अपनी राय ज़ाहिर करें, कैसी लगी कहानी और कैसा अनुभव रहा सुनना, है ना? दोनों बता सकते हैं। तो कैसे हाथ खड़ा कर सकते हैं, है ना? यस। हाँ, जी। अनिल जी बताइए। राइट। तो मुझे लगता है कि अक्सर ही व्यक्तियों के बारे में बच्चों की कहानियाँ लिखते समय ये चुनौती रहती है कि जीवनी बताई जाए या उसमें मूल्य बताए जाएँ या कथा बताई जाए। क्योंकि कई बार बहुत सपाट ढंग से जीवनियाँ हम लोगों ने पढ़ी हैं, जिसमें ऐसा लगता है जैसे कि या तो किसी व्यक्ति को बहुत महान बताने के लिए पूरा ताना-बाना बुना गया है या सिर्फ़ उनके बारे में एक सतही जानकारी देने के लिए कोई बात रखी गई। लेकिन पात्रुट का लक्ष्य जो नीतू ने लिखी है कहानी, वो एक व्यक्ति के बारे में बात करते हुए ना सिर्फ़ मूल्यों की बात कर रही है, बल्कि एक कथात्मक शैली में इतने प्रवाहमयी ढंग से बात करती है, बातचीत करते हुए जैसे कि पढ़ने वाले के साथ वो बात कर रही है वो कहानी। और जैसे प्रमोद जी आपने कहा कि इतने सारे लेयर्स में, तो इस बहाने से कहानी का आकर्षण जो है वो अंत तक बना हुआ होगा और इतनी जीवंतता उसमें बनी होगी। कि उस व्यक्ति के बहाने से हम उस समय के सामाजिक, राजनीतिक ताने-बाने को, परिस्थितियों को भी थोड़ा उसकी पड़ताल करने का मौका मिलता है और बिना किसी व्यक्ति को ग्लोरीफाई किए हुए हम उसका एक पूरा कैरिकेचर बनाते हैं जो अपने आप में उसको ऊपर ही ले जाता है। तो बहुत ही सुंदर ढंग से ये कहानी लिखी है। शुक्रिया। जी, बहुत शुक्रिया अनिल जी। काफ़ी विस्तार से आपने बहुत सारी बातें कह दी, जो कि इसके बारे में। कोई और भी अगर कहना चाहे तो एक नाम मुझे यहाँ दिख रहा है, नमिता जी कहना चाहेंगे कुछ? जी। हाँ। बहुत ही सुंदर कहानी, बहुत ही व्यवस्थित तरीके से जिसको मैं कहूँगी कही गई। और जो ये आपने पारधी समुदाय का जो जिक्र किया, क्योंकि मेरे पिता पुलिस में थे, तो इसके बारे में मैंने भी जो धारणाएं आपने इस कहानी में बताई हैं, उन धारणाओं को मैंने बहुत करीब से जाना है। ये बहुत एक टैग रहा है हमेशा पारधी समुदाय पर कि वो चोर होते हैं। तो एक तो इसका ये पक्ष जो था, जो मुझे जोड़ रहा था इस कहानी से, इस कहानी की हकीकत से। दूसरा, कहानी तो खैर बेमिसाल है, इसमें तो खैर कोई शक नहीं। लेकिन मैं आप सभी लोग यहाँ पर जो बैठे हैं, हिंदी साहित्य से जुड़े हुए और लेखक,
मैं आप लोगों से एक बात साझा करना चाहती हूँ कि मैं भी हिंदी पढ़ाती हूँ, करीब 30-35 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए, और इस बार मैंने अपने विद्यालय में ये तय किया है कि मैं हिंदी को विषय के रूप में नहीं बल्कि भाषा के रूप में पढ़ाऊंगी, जिसकी मुझे अनुमति मिल गई है। तो मैंने चाहा है कि मैं इस तरह की किताबें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाऊं और उनको जो भारतीय परिवेश है उससे परिचित कराऊं। यहाँ मेरा एक सवाल बनता है आप सभी लोगों से कि मैं चूंकि महाराष्ट्र में हूँ, पूना में हूँ, तो यहाँ जिस पूरे कल्चर को आपने समेटा है अपनी कहानी में, इस कल्चर से वो 1% भी उनका ताल्लुक नहीं है। तो ऐसी चीज़ों को किस तरह से शामिल किया जाए, अगर आप लोग थोड़ी सी मदद करें, भले ही बाद में हम इस पर बात कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं अभी हो, लेकिन ये सवाल मेरे जहन में मुझे परेशान कर रहा है। थैंक यू सो मच, बहुत सुंदर कहानी। जी नीतू जी। हाँ, तो आपका जो सवाल था कि आप जिस ग्रुप के साथ या जिन बच्चों के साथ काम करती हैं उनका इस परिवेश से ताल्लुक नहीं है, तो इस एक छोटा सा बात जो अक्सर कही जाती है कि लिटरेचर जो है वो आईना भी है और एक खिड़की भी है। तो एक तरफ जहाँ इसमें हम अपने आप को देख पाते हैं, तो खिड़की से झाँक कर हम बाहरी दुनिया को देख पाते हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह की कहानियाँ जब उन बच्चों के सामने जाएँगी तो वो बच्चे संवेदनशील होंगे इन बच्चों के लिए और इनकी ज़रूरतों को समझेंगे। तो मुझे लगता है कि आपको ज़रूर उनके साथ ये साझा करना चाहिए, इसलिए नहीं कि वो इससे कनेक्ट करें, इसलिए कि वो किसी समुदाय के बारे में जानें, उनके हिस्ट्री को जानें, वो कैसा जीवन जी रहे हैं उसको जानें। ज़रूर ज़रूर, मैं आज ही ऑर्डर दूंगी इस किताब का। तो इसके लिए थोड़ी सी माफ़ी चाहूँगी कि ये किताब जो है ये अभी मार्केट में उपलब्ध नहीं है, लेकिन रूम टू रीड से जब मैंने बात की थी तो उन्होंने कहा था कि वो फ्री सप्लाई करेंगे, लेकिन इसके लिए एक मेल आपको रूम टू रीड को लिखना होगा और कॉपी कितनी चाहिए वो बताना होगा, और ये भी बताना होगा कि आप इसका कमर्शियल इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और बच्चों के साथ कर रहे हैं, तो वो आपको ये कॉपी ज़रूर भेजेंगे। जी नीतू जी, थैंक यू। मेल सुधीर जी के साथ साझा कर दूंगी। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच।